दृष्टिया इसके लर्निंग ऐप पर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र की क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग भुगतान संतुलन के बारे में पढ़े थे और उसी चैप्टर के बचे हुए अंश को कंप्लीट करेंगे। जैसे ठीक है, ये चार्ट मैंने पहले भी बनाया था, यहां पर इसका उपयोग करना है। टॉपिक में क्या पढ़ाने जा रहा हूं अभी तत्काल, पहले मैं मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता की बात कर लूं। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, फिर मैं बात करूंगा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, तब भारत के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अभी जब हम मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता बात कर रहा हूं, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। ठीक है, कैसे परिभाषा करें वो देखिएगा, इस चार्ट के द्वारा ही परिभाषा जो लिखूंगा समझ में आएगा। किसी देश की मुद्रा का, किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा का घरेलू मुद्रा में और विदेशी मुद्रा का मुद्रा में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बिना किसी शर्त के बाजार दर पर विनिमय को मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कि यहां लिखा है कि किसी देश की मुद्रा का, मान लीजिए एक देश की मुद्रा माना कि भारत का रुपया,
का विदेशी मुद्रा में, माना कि अमेरिका का डॉलर, और विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का रुपए में, विभिन्न उद्देश्यों से। ये विभिन्न उद्देश्य क्या है? चाहे आप भौतिक वस्तुओं का खरीद बेच करना चाहते हो, इसलिए आप एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में विनिमय, एक्सचेंज, बदलना चाहते हो, या सेवाएं लेना चाहते हो, उसके लिए आप बदलना चाहते हो, या आप विदेशों से ऋण लिए हो, डॉलर मिला हो तो रुपए में बदलना चाहते हैं, या विदेशों को ऋण देना चाहते हैं तो रुपए को डॉलर में बदल करके दे दीजिए। एनआरआई की डिपॉजिट्स है, यह विदेशी पूंजी निवेश है। विभिन्न उद्देश्यों से, बिना किसी शर्त के, कोई कंडीशन नहीं होगी, ओपन तरीके से बाजार रेट पर, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट रेट पर विनिमय को, एक्सचेंज को हम मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम केवल क्या कर देते हैं, भारतीय रुपए के संदर्भ में इसको लागू कर दें, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, भारतीय रुपए का विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में, बाकी बातें सेम होंगी। ठीक है, तो अगर हमें लिखना हो कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है। ठीक, तो हम लिखते हैं उसी परिभाषा को केवल रुपया डाल करके, भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में, किसी विदेशी मुद्रा में, और विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बिना किसी शर्त के बाजार दर पर विनिमय को रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, भारतीय रुपए का विदेशी मुद्रा में, विदेशी रुपए का भारतीय रुपए में, यानी रुपया को डॉलर में, रुपया को यूरो में, रुपये को पाउंड स्टर्लिंग में बदला जाए, या उन करेंसियों को भारतीय रुपए में बदला जाए। विभिन्न उद्देश्यों से, चाहे भौतिक वस्तु का आयात निर्यात हो, चाहे सेवाओं का आयात निर्यात हो, चाहे ऋण या विदेशी निवेश, किसी भी रूप में जरूरत के हिसाब से। कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं हो। ठीक, बाजार दर पर, मार्केट रेट पर, ठीक है, ना कि कोई एजेंसी फिक्स किया हो, पर बदलने को हम रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। ये तो मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं। सवाल है कि क्या भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता जिस रूप में मैं लिख रहा हूं, क्या पाया जाता है, क्या विद्यमान है? तो देखिएगा, भारत में पहले स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति क्या हुई।
जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में क्या था कि यहां से मैंने यह मार्कर पेन $10 का बेचा, $10 में बेचा, और जो पैसा मुझे मिला 1992 से पहले की कहानी मैं यहां बता रहा हूं आपको, उससे समझ में आएगी। तो आरबीआई के फिक्स रेट पर बदले जाते थे, यानी हम जो $10 कमाए, अब मैं बदलना है तो आरबीआई के पास लेके गए। आरबीआई ने कहा कि $1 के बदले में आपको 20 रुपया देंगे, और उसने मुझे 200 रुपये दे दिए। ठीक। फिर किसी दूसरे साथी को मान लीजिए कि कुछ खरीदना था, विदेशों से आयात करना था, जैसे कि ये माना कि ग्लास, तो उसे $10 की जरूरत थी। अब $10 की जरूरत थी तो वो गया आरबीआई के पास, बोला मुझे $10 चाहिए। तो आरबीआई ने क्या कहा कि आप 21 के भाव से मुझे 210 रुपया दीजिए, तो मैं आपको जो है कि दे देंगे आपको $10। तो इन्होंने 210 रुपये, 21 रुपया का $1, यानी 210 रुपया इन्होंने जमा किया, और इस तरीके से इनको $10 मिली, जिससे कि ये खरीद के लाए। कहने का मतलब कि आरबीआई के फिक्स रेट पर यह अदल बदल होती थी। ठीक। लेकिन 1991 में भारत के सामने व्यापक संकट था, और उस संकट से निपटने के लिए, संकट क्या था वो भी आपको एक बार डिस्कस कर दे, आपके मस्तिष्क में रहेगा। ये इराक है और ये कुवैत है। पता चला कि इराक ने क्या किया, इसको कैप्चर कर लेता है और अपना 21वां प्रांत बना लेता है। अब कुवैत ने विश्व बिरादरी से अपील किया कि हमको बचाइए इराक के अटैक से। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इंग्लैंड फ्रांस से मिल करके यहां पर इराक के ऊपर हमला किया, उसको छुड़वाने के लिए अटैक किया। इसको खाड़ी युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब भारत की समस्या क्या थी, हम तो यहां पर थे सर, तो हमको क्या इससे समस्या हो गया। तो जानिएगा भारत को इससे क्या समस्या, भारत को समस्या यह थी कि तेल का रेट बहुत ऊपर चढ़ गया और हमारा आयात बिल काफी बढ़ गया, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खर्च होने लगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर भारत के बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं इस बेल्ट में। युद्ध का वातावरण होने के नाते सबको भारत की सरकार जो है अपने खर्चे पर भारत ले आई, जहाज में बिठा के। तीसरी चीज, जो ये लोग कमा के भेजते थे वो भी नहीं आने लगा, बंद हो गया। चौथी चीज, जो हम लोग यहां से निर्यात करते थे उन देशों में, रसेदार फल, दूध, सब्जी, वो सब निर्यात भी कम हो गया, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा था। इस तरीके से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया और $1 बिलियन तक बच गया। जो आजकल श्रीलंका का संकट है, वही संकट हम लोगों को उस समय था। जब ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत खत्म हो जाता है, आगे वो आयात करेगा तो कैसे भुगतान करे, विदेशी मुद्रा मैनेज करनी पड़ती है। इसके लिए इसको कहते हैं कि जब किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट हो जाए। क्या मतलब सर, भुगतान संतुलन का संकट मतलब कोई देश का निर्यात कुछ खास नहीं है, निर्यात अर्थात डॉलर या अर्थात विदेशी मुद्रा की कमाई नहीं है, ऐसे में वो आयात कैसे करेगा, आयात का भुगतान कहां से करेगा, आयात का भुगतान कहां से करेगा, ठीक है। तो वो आयात रोक देगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो जाएगी। तो चाहे तो आईएमएफ से वह ऋण ले सकता है विदेशी मुद्रा में,
ताकि इस तात्कालिक संकट से निपट सके। जरूरी आयातों को पूरा करने के लिए उसको विदेशी मुद्रा मिल जाएगा। तो हम लोग भी आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ ने क्या किया, ऋण तो दिया लेकिन कुछ शर्तें रखी। आईएमएफ लोन तो देता है बट शर्त रखता है। शर्त क्या रखता है? शर्त यह है कि आप अपनी मुद्रा को चालू खाते के अंदर पूर्ण परिवर्तनीय बना दीजिए। चालू खाते के अंदर पूर्ण परिवर्तनीय बना दीजिए। ठीक, तो हम लोगों ने हामी भरी और उस दिशा में निकल पड़े। तो कैसे करते हैं वो देखिए। पहला पॉइंट 1992 में व्यापार खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता लागू की गई। आंशिक परिवर्तनीयता लागू की गई। आंशिक परिवर्तनीयता लागू की गई। क्या मतलब सर? आंशिक का मतलब है, पार्शियल का मतलब है 40-60। 60% आप बाजार रेट पर बदलवा सकते हैं, बाजार दर पर, और 40% आरबीआई के फिक्स रेट पर। फिक्स रेट पर इसको लर्म्स भी बोला गया। ये लर्म्स क्या है सर? लिबरलाइज्ड, फुल फॉर्म लिख रहा हूं उसका, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। ठीक, अगर हमने $10 का निर्यात किया तो दो $10 का 60% $6 है, वो मैं बाजार में बेच सकता हूं। बाजार दर पर सामने वाला जो रेट कोट करे उस पर बिकेगा, और $4 यानी 40% $4 आरबीआई के फिक्स रेट पर जैसे पहले बदलता था वैसे बदलेगा। यानी खुलापन आया केवल 60%, 40% नहीं, इसीलिए इसको आंशिक कहते हैं, पार्शियल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले साल 1993 में व्यापार खाते पर ही रुपए की परिवर्तनीयता लागू कर दी गई। रुपए की परिवर्तनीयता लागू कर दी गई, लागू की गई। अब ये क्या है सर? पिछली बार भी ऐसे बताया था। अब क्या है? अब 100%। कहने का मतलब कि हमने $10 का यह मार्कर पेन बेचा और जो $10 मिला हमको वो पूरा का पूरा मैं बाजार दर पर बदलवा सकता हूं। कहने का मतलब जो छूट दी गई अभी केवल और केवल भौतिक वस्तुओं के व्यापार के संदर्भ में दिया गया, व्यापार खाते पर दिया गया। ठीक है, अगला 1994 में ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं सेवा खाते को शामिल करूंगा, और जब मैं सेवा खाते को शामिल कर लूंगा तो इसका मतलब ये दोनों हो चुका, अर्थात मैं पहुंच गया कहां पर? चालू खाते पर। चालू खाते पर तो 1994 में सेवा खाते को शामिल करते हुए चालू खाते पर परिवर्तनीयता लागू की गई। 1994 में, मैं आपको स्पष्ट रहे इसलिए लिख भी देता हूं, सेवा खाते को शामिल करते हुए सेवा खाते को शामिल करते हुए चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी गई, लागू की गई। लागू की गई कहने का मतलब है
ये भी हो गया था पीछे, ये भी शामिल हो गया, अर्थात हम पहुंच गए यहां पर चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन लागू कर दी गई। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन था कब, तो 1994 में। ठीक है, अब सवाल है सर कि पूंजी खाते का क्या, पूंजी खाते का क्या। तो 1997 में पूंजी खाते में भी परिवर्तनता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एसएस तारापुर कमेटी गठित की गई। एसएस तारापुर कमेटी, ठीक, ये एसएस तारापुर कमेटी क्यों पूंजी खाते में नहीं आसानी से लागू हो सकता है क्या? सवाल यह है कि पूंजी खाता में धन का इनफ्लो और आउटफ्लो सीधे सीधे होता है, ऋण के रूप में आएगा या जाएगा, निवेश के रूप में आएगा या जाएगा। ठीक है, निवेश के रूप में आएगा या जाएगा। जबकि चालू खाते के अंदर जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमको डॉलर रुपए बदलने पड़ते हैं, या खरीदते हैं तो बदलने पड़ते हैं। यानी किसी वस्तु सेवा के आयात निर्यात के बदले में एक्सचेंज की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि पूंजी खाते में सीधे धन का अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह होता है। अगर यहां पर इस तरीके से फ्री अनुमति दे दी जाए कि आप अपने रुपए को डॉलर में बदल सकते हैं और डॉलर वाला रुपए में बदल सकता है, तो क्या होगा? मेनली रिस्ट्रिक्शन किस पर होती है? भारतीय लोग अपना रुपया विदेशी मुद्रा में आराम से न बदल सके, पूरी तरह से न बदल सके। अगर ऐसा फ्री दे दिया तो क्या होगा? सपोज करिए कि भारत में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो भारत में अपनी संपत्ति बेचकर जो रुपया मिलेगा उस रुपये से डॉलर या विदेशी मुद्रा जो हमारे भंडार में रखी हुई है खरीद कर वो जिस देश जाना चाहें चले जाएंगे, डॉलर खरीद के अमेरिका चले जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर पूंजी खाते में इस तरह की परमिशन दी गई तो ऐसा संकट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए पूंजी खाते में यह चीज आसानी से नहीं दी जा सकती। तो एक कमेटी बैठाई गई, एसएस तारापुर कमेटी, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर रह चुके थे, और उन्होंने जो सजेस्ट किया वो क्या था कि पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। ठीक है, तो आगे मैं लिखते चलता हूं। पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए। एसएस तारापुर कमेटी का गठन हुआ। एसएस तारापुर कमेटी का गठन हुआ था, इसलिए पूंजी खाते पर परिवर्तनता देने के संदर्भ में। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता लागू करने के लिए, परिवर्तनीयता लागू करने के लिए सुझाव देने के लिए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ सावधानियां सुझाई, कुछ सावधानियां सुझाई। कुछ सावधानियां बताई, अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए फिर लागू करिएगा। अगले 3 साल तक आप अपने राजकोषीय घाटे को कम करो। अगले 3 वर्षों तक राजकोषीय घाटा कम करें। आपको पढ़ा चुके हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के आय व्यय का अंतर होता है। यानी सरकार ज्यादा उधार पर निर्भर ना हो, ठीक है, तो अपने राजकोषीय घाटे को एक सीमा में लेके आए। आप जानते हैं कि 3%, 3% ऑफ जीडीपी, उस समय इन्होंने 3.5% तक कहा था लाने के लिए। उतनी जरूरत नहीं है, बस इतना जान जाए कि राजकोषीय घाटा कम करें
मुद्रास्फीति की दर को कम करें, मुद्रास्फीति की दर को कम करें। तीसरी स्थिति क्या है? मुद्रास्फीति की दर को कम करें, एक अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार बनाया जाए। विदेशी मुद्रा भंडार $26 बिलियन का, कम से कम इतना भंडार बनाए। तो इस तरीके से उन्होंने सुझाव दी और हम लोगों ने जो है कि लागू नहीं किया। कारण 1997 में ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफी जिन लोगों ने इसको लागू कर दिया था, वहां से विदेशी मुद्रा भंडार उड़ने लगा था, विदेश भागने लगा, फ्लाइट करने लगा था। ठीक है, जो जब वो हमसे मजबूत थे और वहां ऐसी संकट आई तो हम लोगों का क्या होता, इसीलिए हम लोग इस रुक गए। तो यहां एक लाइन लिख देता हूं, 1997 में ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में एशिया के देशों से विदेशी मुद्रा उड़ने लगा था। वहां पर इसे लागू की गई थी, वहां पर इसे लागू की गई थी। ठीक है, 1997 में ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से विदेशी मुद्रा उड़ने लगा था, वहां पर इसे लागू की गई थी। ठीक, अब हम लोग रुक गए 2006 में। 2006 में दोबारा इन्हीं एसएस तारापुर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। इन्हीं एसएस तारापुर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई कि अब बताइए पूंजी खाता परिवर्तनता लागू हो या नहीं, अब समय आ गया कि नहीं। तो देखिएगा, इन्होंने एसएस तारापुर ने शर्तों के साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पूंजी खाते में परिवर्तनता में ढील दी जानी चाहिए। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता में ढील दी जानी चाहिए, में ढील दी जानी चाहिए। क्या मतलब सर? ढील दी जानी चाहिए, क्या मतलब इसका? कि जैसे उस समय था जब इन्होंने सजेस्ट नहीं किया था तो $25,000 एक आदमी लेके विदेश जा सकता था। इन्होंने कहा कि $50,000 कर दो, अगले 1 साल के बाद इसको 1 लाख कर देना, 2 साल के बाद, उसके 2 साल के बाद $2 लाख कर देना, यानी धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि फिर पूरी तरह से फ्री नहीं किया था, कंडीशनल था, और जो आज भी भारत में जारी है कंडीशनल। ठीक, तो आज हम फाइनल निष्कर्ष क्या लिख रहे हैं? भारत में अब आज भी, भारत में आज भी भारत में आज भी
पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता आंशिक तौर पर लागू है। आंशिक तौर पर पूर्ण परिवर्तनीयता आंशिक तौर पर लागू है। आंशिक तौर पर लागू है। तो यहां से हमको प्रश्न क्या तीन मिलेगा, तीन प्रश्न। क्या क्या सर? पहला प्रश्न कि भारत में चालू खाते में परिवर्तनीयता कब से लागू है? तो 1994 में। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता लागू है या नहीं? आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। एसएस तारापुर कमेटी किसकी सिफारिश, किस मामले में सिफारिश किए थे? तो ये है पूंजी खाता पे परिवर्तनीयता के संदर्भ में लागू किए थे, सुझाव दिया था इन्होंने। तो ये अब देखिए, अब हम बात करने चल रहे हैं अगर मान लीजिए कि यहां से विदेशों से खूब पैसा आता है और तब यहां से जाने की अनुमति हो तो कोई संकट नहीं होगा। पता चला कि हमने परमिशन दे दी और यहां से ढेर सारा पैसा जाने लगा और विदेश से तो आ नहीं रहा, क्योंकि विदेश से पूंजी तो तब आएगी जब आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली, हवाई अड्डा, बंदरगाह की स्थिति मजबूत होगी, तभी विदेशी निवेशक इस मार्कर कंपनी को लगाने के लिए पैसा लेके आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वह मार्कर कंपनी लगाना चाहता है और आएगा, खुद ही विद्युत बनाएगा, खुद ही सड़क बनाएगा तो निवेश करेगा। अगर ये चीजें उपलब्ध होंगी तो ही वह निवेश करने के लिए आएगा। श्रम नीतियां सरल होंगी तो आएगा। सरकार का दबदबा कम होगा तो आएगा। कहने का मतलब कि पहले अपने अंदर सुधार करो, अब फिर जाकर के जो है कि इसमें ढील दो, नहीं तो पता चला आया तो नहीं, जाने वाले बहुत चले गए, ढेर सारा पैसा यहां से उड़ जाएगा। अगर बहुत सारा यहां से पैसा जाने लगे, डॉलर की मांग ज्यादा होने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा रुपया टूटने लगेगा। डॉलर के तुलना में, विदेशी मुद्रा के तुलना में भारतीय रुपया कमजोर होने लगा। पूछेंगे क्यों? अगर आप विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि $1 बराबर माना कि 50 रुपए है, अगर आप डॉलर डॉलर चिल्लाएंगे, डॉलर ज्यादा मांगेंगे, यानी आप पहले से ज्यादा रुपया देके डॉलर खरीदना चाहेंगे, तो 55 रुपए देंगे आप, 60 रुपए देंगे आप, 70 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि आपको डॉलर की भूख है तो आप ज्यादा रुपए देंगे। इसका मतलब रुपया टूट रहा है। सर टूट रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं, इकाइयां बढ़ रही हैं, उसकी वैल्यू गिर रही है। जो डॉलर 50 रुपया देकर खरीदी जाती थी, वही डॉलर खरीदने के लिए हमको अब 70 इकाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब रुपए की क्रय क्षमता कम हो गई है। रुपए की क्रय क्षमता कम हो गई है, तो इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया की संख्या बढ़ रही है, मतलब रुपया कमजोर हो गया है। अगर यही होता कि यह 45 हो जाता, 40 हो जाता, तब हम कहते कि रुपया मजबूत हुआ है। आप बोल रहे हैं घट रहा है। हाँ, पहले से कम रुपया दे करके हम डॉलर खरीद पाते, यानी हमारा रुपया मजबूत हुआ है। रुपए की क्रय क्षमता बढ़ गई है। रुपए की क्रय क्षमता बढ़ गई है। जो डॉलर हम 50 रुपया देकर खरीदते थे, अब वही डॉलर को हम 45 देकर खरीद लेंगे, 40 में ही खरीद लेंगे। इसका मतलब हमारा रुपया मजबूत हुआ है। तो अगर यहां से बहुत सारे लोग डॉलर, अपना संपत्ति बेचकर रुपया लेके कहें कि नहीं मुझे डॉलर दीजिए, और डॉलर की ज्यादा मांग होगी, तो भंडार से डॉलर तो खत्म हो ही जाएगा। बड़ी बात है कि हमारा रुपया टूटकर नीचे आ जाएगा। सर टूट के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका नतीजा होगा कि हमारा आयात बिल काफी बढ़ जाएगा। हमारा आयात बिल काफी बढ़ जाएगा। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? तो देखिएगा
सपोज करिए कि $100 का एक बैरल तेल था, एक बैरल तेल था, ठीक। पिछले लेक्चर में भी बताया हूं, एक बैरल तेल था और $1 तब ₹50 के बराबर था। यानी एक बैरल तेल पाने के लिए, अगर मन में प्रश्न है कि एक बैरल तेल कितना होता है सर, तो एक बैरल तेल होता है 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है, ठीक। एक बैरल में 30 गैलन होता है, एक बैरल में 30 गैलन होता है और एक गैलन में 5.3 लीटर होता है, ठीक है। 5.3 लीटर होता है, तो 30 गुणे 5.3 करेंगे तो आपको 159 मिलेगा। तो $1 बराबर ₹50। अगर है तो इसका मतलब $100 कितने मिलेगा? ₹5000 का। यानी ₹5000 में मिल जाएगा आपको एक बैरल तेल। ये इधर लिख देता हूं, ₹5000 में मिल जाएगा $1 एक बैरल तेल। जैसे ही ये $1 बराबर माना कि ₹70 हो गया, तब क्या होगा सर? 70 गुणे 100 यानी ₹7000 लगेंगे। ₹7000 एक बैरल तेल के लगेंगे। तेल महंगा हुआ कि नहीं? केवल विनिमय दर के गिरने से हमारा तेल आयात मूल्य बढ़ जाएगा, तेल आयात मूल्य बढ़ जाएगा, और कहने का मतलब है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो यह खामियाजा हो सकता है अगर हम पूंजी खाते में परिवर्तनता लागू कर दें। ढेर सारा पैसा फ्लाइट करने लगेगा, डॉलर की मांग होने लगेगी। एक तो भंडार खाली हो जाएगा, दूसरे हमारा मुद्रा रुपए की वैल्यू काफी नीचे गिर जाएगी, आयात महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तमाम समस्या। चलिए, ये तो कंप्लीट हुआ। रुपए की पूर्ण परिवर्तनता किसे कहते हैं? क्या भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनता लागू है? लागू है, बट केवल चालू खाते में 1994 से। यहां लागू करना आसान होता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर किसी वस्तु और सेवा के खरीद बेच के बदले में बदला जाता है, जबकि पूंजी खाते में सीधे धन का अंतर प्रवाह इनफ्लो और बहिर्प्रवाह आउटफ्लो होता है। यहां पर चैलेंज उत्पन्न हो जाएगा बिना प्रिकॉशन, बिना सुविधा के, अगर आपने परमिशन दे दी। ठीक है, चलिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विनिमय दर पर। ठीक है, मुद्रा के विनिमय दर। मुद्रा का विनिमय दर। मुद्रा का विनिमय दर 3 प्रकार का दिखाता हूं। ये देखिए, एक है पहला नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्थिर विनिमय दर प्रणाली। मैं यहां पर एक बार पूरी बातें लिख देता हूं, तब एक एक को पकड़कर समझाना शुरू करेंगे। स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ठीक, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। जहां पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, वहीं पर होता है अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं अवमूल्यन और अधिमूल्यन।
दूसरी चीज क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक जगह कंप्लीट बातें लेके तब एक एक करके डिटेल करता हूं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग का यहां पर हिंदी होती है, एक शब्द होता है तिरती कहते हैं, या इसको उत्प्लावक कहते हैं। ठीक, यानी अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, उत्प्लावक ऊपर नीचे, तैरना, फ्लोटिंग यानी तीर्थी या उत्प्लावक, विनिमय दर प्रणाली। विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली। ठीक, और तीसरा है प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, ये तीन बातें हमको दिखाना है, पढ़ाना आपको। देखिएगा, पहले क्या होता था, शुरू शुरू में स्वर्णमान शब्द का इस्तेमाल होता था, यानी सोने के सापेक्ष विनिमय दर तय होती थी मुद्राओं की। ठीक, लेकिन चलिए अगले पेज पे दिखाते। शुरू में जब स्वर्णमान होता था का मतलब क्या था कि मुद्रा की विनिमय दर सोने के सापेक्ष तय होती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया 2 ग्राम सोने के बराबर है। ठीक, और $1 6 ग्राम सोने के बराबर है। तो $1 रुपए में संबंध क्या होगा? यही कि 3 रुपया बराबर $1। बात समझ में आ गई? तो सोने के सापेक्ष तय होता था, सोने को केंद्र बिंदु में माना जाता था। लेकिन जब ब्रेटन वुड का व्यवस्था आया, ब्रेटन वुड की व्यवस्था आई। ये ब्रेटन वुड की व्यवस्था क्या है सर? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके पहले 1914 से लेके 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दुनिया के देश काफी पीड़ित हो गए थे, परेशान हो गए थे। हुआ कि ऐसा है कि एक मीटिंग की जाए। तो 1944 में 44 देशों ने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत के
ब्रिटेन वुड नामक शहर में न्यू हैम्पशायर, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर प्रांत नहीं था, शहर ही था इसका। शहर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर एक मौद्रिक सम्मेलन का आयोजन किया। मौद्रिक सम्मेलन, और यहीं पर ब्रिटेन वुड प्रणाली अपनाई गई। सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहीं पर ब्रिटेन वुड प्रणाली को अपनाई गई, यानी अब डॉलर को प्रमुख करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया। डॉलर है ये डॉलर है। डॉलर को विश्व का प्रमुख करेंसी के रूप में, विश्व का प्रमुख करेंसी की करेंसी माना गया, की करेंसी माना गया। यानी अन्य मुद्राओं का वैल्यू डॉलर के सापेक्ष तय की गई। अन्य मुद्रा की वैल्यू डॉलर के सापेक्ष तय की गई। ठीक है, डॉलर के सापेक्ष तय की गई। अब क्या होता कि जो देश का केंद्रीय बैंक है, माना कि हमारे देश का आरबीआई, अगर चाहे कि विनिमय दर में परिवर्तन, तो 1% अपनी मर्जी से कर सकता था ऊपर नीचे, बाकी अधिक करने के लिए आईएमएफ की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है। अर्थात ये ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या है? ये जो ब्रिटेन वुड प्रणाली जो है, ही था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। देश का केंद्रीय बैंक केवल 1% ऊपर नीचे कर सकता था। अन्यथा आईएमएफ से अनुमति लेकर, अन्यथा आईएमएफ से अनुमति लेनी पड़ती थी। आईएमएफ मतलब सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। मुद्रा कोष से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब देखिए, भारत में यही सिस्टम चल रहा था और भारत ने भारत ने 1992 से पहले से पहले 1949 में, 1966 में, 1991 में 3 बार, 1 जून और जुलाई में 3 बार, इस तरीके से कुल 5 बार, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार अवमूल्यन किया, अवमूल्यन किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अब सवाल है कि अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक, चलिए
देखिए, अवमूल्यन क्या होता है? जब किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य, जब किसी देश द्वारा अपने मुद्रा के का बाह्य मूल्य, बाह्य मूल्य मतलब विदेशी मुद्रा के सापेक्ष, बाह्य मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती हो, जानबूझकर कमी की जाती हो, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। जब किसी देश द्वारा अपने मुद्रा का बाह्य मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती हो तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। कैसा दिखेगा, कैसा होगा, क्या पड़ेगा इसका? माना कि $1 बराबर 40 रुपया, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक। अगर सरकार तय कर दी या आरबीआई तय कर दी कि हमें 10% अवमूल्यन करना है, अवमूल्यन करना है, तो कल से रिजल्ट क्या होगा सर? $1 बराबर 44 रुपए, $1 बराबर 44 रुपए हो जाएगा। उसके बाद सवाल उठता है कि कोई देश अपने मुद्रा का वैल्यू जानबूझकर क्यों गिराता है? कोई देश अपने मुद्रा का वैल्यू जानबूझकर के क्यों गिराता है? जानबूझकर क्यों गिराता है? तो देखिएगा, इसका इंपैक्ट ये होता है, इस कारण से होता है, ऐसा किया जाता है, अवमूल्यन करने से निर्यात सस्ता होगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, आयात महंगा होगा, आयात घटेगा। ठीक है, कैसे सर, वो बताइए। देखिए, और ऐसा क्यों? तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं जल्दी से। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आप जानते हैं कि ये चालू खाता, और यहां जानते हैं कि व्यापार खाता, निर्यात, आयात, ठीक। अब इसके ऊपर निर्भर करेगा कि यहां पर घाटा कितना होगा, ठीक ना। और यहां घाटा होने से यहां पर घाटा होगा। यहां घाटा होने का मतलब है कि यहां पर आप पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि उतना पैसा हमको ला करके यहां पर इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो देखिए, यह मार्कर पेन माना कि $10 की है, हम पहले बेचते थे $10 की, $10 की बेचते थे, तो 40 के भाव से मुझे मिलता था 400 रुपए, ठीक। कंडीशन नंबर 1, 400 रुपए। जब अवमूल्यन हो जाएगा, अब $1 बराबर 44, अब मैं $10 का बेचूंगा, और जब लेकर के आऊंगा तो यहां मिलेगा 440 रुपए, मुझे 40 रुपए ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैं निर्यात करना पसंद करूंगा। लेकिन एक बात जानिएगा कि मेरे पसंद करने से निर्यात नहीं हो जाएगा,
हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या सर? हम ऐसा करते हैं कि अब $9.5 का बेचते हैं, $9.5 का बेचते हैं। जब मैं $9.5 का बेचूंगा और तब लाकर 44 से बदलूंगा तो 9.5 मल्टीप्लाई बाई 44 इजिकल टू 418। ठीक है, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 44 रुपीज इजिकल टू 418 रुपीज। क्या हुआ? विदेश वाले को यही मार्कर अब $9.5 का मिल रहा है, $0.5 उसका बच रहा है। और दूसरी चीज, मुझे भी 18 रुपए पहले से ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए मैं भी निर्यात करना चाहूंगा और वो भी खरीदना चाहेगा। बात समझ में आई? यानी अवमूल्यन करने से विदेशों में हमारी वस्तुएं सस्ती बिक सकती हैं, अर्थात हम निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, यानी निर्यात में दूसरे देशों के मुकाबले हम जीत सकते हैं। इसको निर्यात प्रतिस्पर्धी होना कहते हैं, कॉम्पिटिटिव होना कहते हैं। ठीक है, तो हम निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। निर्यात प्रतिस्पर्धी, निर्यात प्रतिस्पर्धा हमारी बढ़ेगी, हमारी निर्यात बढ़ेगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, अवमूल्यन करने से आयात महंगा होगा, आयात घटेगा। कैसे सर? यह हम ग्लास विदेशों से माना कि पहले $10 का आयात करते थे तो हमें 40 के भाव से 400 रुपए देने पड़ते थे। 400 रुपए देकर के $10 की ये चश्मा मैं लाता था। अगर अब ऐसा हो गया तो अब मुझे 440 रुपए देने पर $10 की यह चश्मा मिलेगी। यानी पहले से 40 रुपया महंगी हो गई। हम आयात करना कम कर देंगे क्योंकि अब महंगा आ रहा है। ठीक, तो देखिएगा आयात कम होगा, आयात कम होगा। सपोज करिए, एक मैं प्री कंडीशन रखता हूं कि निर्यात था 60 करोड़ का, आयात था 100 करोड़ का, घाटा कितना? 40 करोड़। अब हम लोगों ने इसके माध्यम से क्या हासिल कर लिया सर? अब निर्यात हमारा हो गया 70 करोड़ का, आयात हो गया घट के 90 करोड़ का। क्या हो गया? जहां 40 करोड़ का घाटा था, 40 करोड़, वहीं अब घाटा घट के कितना हो गया? 20 करोड़। बात समझ में आई? निर्यात बढ़ा है, थोड़ी आयात भी कम हुई है, घाटे का अंतराल कम हुआ है, व्यापार खाते के घाटा कम हुआ है, चालू खाते का घाटा कम हुआ है। तो ये रहता है अवमूल्यन से। तो कोई देश अवमूल्यन क्यों करता है? अगर उसके देश को यहां पर बीओपी में भारी चालू खाते का घाटा सामना करना पड़ रहा है, भारत में देखिएगा 1991 से पहले विदेशों से विदेशी पूंजी नहीं आती थी। एफडीआई और एफपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। एफडीआई एफपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी जो भी घाटा होता उसको ऋण से पूरा किया जाता। विदेशों से ऋण लेते, महंगा ब्याज देना पड़ता, ऋण भी बहुत मुश्किल से मिलता। ऐसी सिचुएशन में देश क्या करता? अवमूल्यन का सहारा लेकर के अपने चालू खाते के घाटे को कम करता, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कम करता। नहीं तो इससे अधिक से अधिक उसको क्या करना पड़ता? विदेशों से ऋण लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो अवमूल्यन क्या होता है और अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? ठीक, कोई देश क्यों अवमूल्यन करता है, करता था। अभी मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट, अधिमूल्यन। अधिमूल्यन, इसमें परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी देश द्वारा अपने मुद्रा का वाह्य मूल्य जानबूझकर बढ़ा दिया जाए,
जानबूझकर बढ़ा दी जाए जानबूझकर बढ़ा दी जाए तो इसे अधिमूल्यन कहते हैं। अधिमूल्यन कहते हैं। कैसा होगा वो देखिए, $1 बराबर अगर 40 रुपया था, एग्जाम्पल है, तो 10% अधिमूल्यन का मतलब होगा 10% अधिमूल्यन का मतलब होगा कल से ये $1 बराबर 36 रुपए। $1 बराबर 36 रुपए। ठीक, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इससे विदेशों में वस्तुएं महंगी होंगी। विदेशों में वस्तुएं महंगी होंगी, निर्यात कम होगा। और दूसरा, आयात सस्ती होगी, आयात ज्यादा होगी। आयात सस्ती होगी, आयात ज्यादा होगी। अब सवाल उठता है सर कि इससे तो व्यापार खाते का घाटा बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। कोई देश इतना अपने को परेशान क्यों करेगा सर? कोई देश अधिमूल्यन क्यों करेगा? हाँ, करता है, लेकिन जानबूझ के खुद से नहीं करता है, जब कोई बाहरी दबाव होता है। ऐसा ऐसा बाह्य दबाव में, बाहरी दबाव में ही करना पड़ता है। बाहरी दबाव में ही कोई देश करता है। कोई देश करता है। ठीक है ये। लेकिन जानिएगा, अवमूल्यन और अधिमूल्यन कहां होते हैं? जहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, वहीं अवमूल्यन अधिमूल्यन के कॉन्सेप्ट लागू होता है। अवमूल्यन अधिमूल्यन वही होता है, अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन वही होता है जहां फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। तो अवमूल्यन अधिमूल्यन वही होता है जहां फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, याद रखेंगे। और हम लोगों ने क्या किया, 1992 में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम छोड़ दी और क्या अपना ली? क्या अपना ली? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो भारत में 1992 से, अभी आपको मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनता वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि 1992 से हम लोग व्यापार खाते पर बाजार द्वारा विनिमय दर तय करने लगे, ना कि किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा फिक्स। ठीक, तो भारत में 1992 से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हो गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हो गया। ठीक, अब क्या होता है?
जहां फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, उत्प्लावक विनिमय दर प्रणाली यानी बाजार से विनिमय दर तय करना, बाजार से मांग पूर्ति कहते हैं इसको, मांग पूर्ति से तय करना। अब क्या होता है सर, ये देखिए, यदि विदेशों से बहुत सारा निवेश आए, मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में भूले नहीं, बहुत सारा निवेश, चाहे एफडीआई है चाहे एफपीआई है, ठीक, इस रूप में बहुत सारा निवेश आए और वो क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे डॉलर और खरीदना चाहेंगे रुपया। बहुत सारा निवेश आए और अपने डॉलर से रुपया खरीदना चाहेंगे, अपने डॉलर देकर रुपया खरीदना चाहेंगे, ठीक, यानी रुपए की मांग ज्यादा होगी। अगर $1 बराबर 40 रुपए है, अब ज्यादा मांग होने से क्या होगा, उस चीज का मूल्य बढ़ेगा, तो बढ़ने लगा 36, बढ़ने लगा 30। ये जो रुपए का मूल्य बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रुपीज प्राइस अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, रुपए के मूल्य में वृद्धि, रुपए के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, रुपए के मूल्य में वृद्धि, रुपीज प्राइस अप्रिसिएशन। ये डिमांड और सप्लाई से तय हो रहा है, ठीक, ज्यादा मांग हो रही है इसलिए रुपया चढ़ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हुआ रुपीज प्राइस अप्रिसिएशन। अब इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब रुपये के मजबूत होने का, रुपये के मजबूत होने का प्रभाव, निर्यात प्रभावित होगा, निर्यात महंगा होगा, निर्यात कम होगा, निर्यात महंगा होगा, निर्यात कम होगा। इसका मतलब खुशी नहीं है सर, रुपया मजबूत हुआ, हम तो बहुत खुश हुए, पता चला आप बता रहे हैं कि इससे निर्यात हमारा कम हो जाएगा। निर्यात होना जरूरी क्यों है सर, इसलिए जरूरी है कि इससे हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलता है, रोजगार मिलता है, इनकम मिलती है, उनकी गरीबी दूर होती है, उनकी बेरोजगारी दूर होती है, उनको सम्मान मिलता है, उनका जीवन स्तर सुदृढ़ होता है, ठीक। इसलिए निर्यात बढ़े यानी देश में उत्पादन बढ़े तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक। अब चलते हैं, निर्यात महंगा होगा, निर्यात कम होगा। चलिए एक दूसरा कंडीशन, सपोज करिए कि ये आए थे यहां पर भारत में और हमारे शेयर बाजार में शेयर खरीदे थे। एफडीआई वाला तो जल्दी वापस नहीं जाएगा, इसलिए उसको एग्जाम्पल में शामिल नहीं कर रहे हैं। जो एफपीआई वाला है, पिछले दिन आपको पढ़ा चुके हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, विदेशी पत्राधान निवेश, शेयर मार्केट में निवेश किया, शेयर खरीदा, अब सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है तो वो क्या कर रहा है, बेच करके। एफपीआई, ठीक है, विदेशी पत्राधान निवेशक, एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से अपना शेयर
अपना शेयर बेचकर जो रुपया मिला उससे डॉलर खरीदना चाहेंगे, डॉलर खरीदकर अपने देश वापस जाना चाहेंगे। अपने देश वापस जाना चाहता है। ठीक है, अपने देश वापस जाना चाहता है। अब वह क्या कर रहा है, रुपया लेके खड़ा है, अब डॉलर डॉलर मांग रहा है। ठीक है, डॉलर डॉलर मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, देखिएगा, $1 बराबर, जहां पहले 40 रुपया था, अब वह ज्यादा पैसे देके डॉलर को खरीदना चाहेगा, तो 44 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, 60 रुपया हो सकता है। क्यों? अब उसको डॉलर चाहिए, वह पहले से ज्यादा रुपया दे करके डॉलर किसी तरह से हासिल करना चाहेगा। इस तरह से डॉलर के मूल्य में गिरावट, इसको क्या कहते हैं, रुपीज प्राइस डेप्रिसिएशन। रुपीज प्राइस डेप्रिसिएशन, रुपए के मूल्य में ह्रास, गिरावट, रुपए के मूल्य में गिरावट, रुपए के मूल्य में गिरावट। रुपए के मूल्य में गिरावट। तो रुपीज प्राइस एप्रिसिएशन और रुपीज प्राइस डेप्रिसिएशन, ये दोनों कैसे हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, डिमांड और सप्लाई से तय हो रहा है, सिचुएशन बेस्ड है, इसको कोई कर नहीं रहा है। ठीक, जब रुपए की मांग बढ़ी तो रुपए का मूल्य बढ़ा, जब डॉलर की मांग बढ़ी तो डॉलर का मूल्य बढ़ा। डॉलर का मूल्य बढ़ना अर्थात रुपए का मूल्य टूटना। ठीक, ऐसा होता है, इसी को हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा सर तो क्या हो जाएगा, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन सर इससे निर्यात तो बढ़ेगा। रुपए के टूटने से निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि आप पढ़ाए थे कि रुपए के बढ़ने से रुपये निर्यात कम होगा, तो यहां तो निर्यात बढ़ेगा। ये तो खुशी का बात है, चढ़ने दीजिए, रुपया टूटने दीजिए, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार होगा, ये होगा, वो होगा। आप ही तो पढ़ा रहे थे। हाँ, मैं पढ़ा जरूर रहा था, लेकिन बात कुछ और है। बात क्या है, अगर हम अपने देश से 100 रुपये का निर्यात करते हैं, उसी टाइम पर हम लोग अपने विदेशों से 175 रुपये का आयात कर लेते हैं। ठीक है, 175 का आयात करते हैं, तो सोचिए निर्यात पे तो फायदा होगा सर, लेकिन ये आयात पर ज्यादा नुकसान होगा, आयात ज्यादा महंगा हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर है, निर्यात तो बढ़ेगा लेकिन आयात बहुत महंगा होगा, और जब आयात बहुत महंगा हो जाएगा सर, तो निर्यात भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही कच्चा माल, यही तेल हम यूज करके इसको बनाएंगे, तो इसकी लागत बढ़ जाएगी। भले मुद्रा में हमको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल से हमारे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। सर आयात रोक क्यों नहीं देते हो? आयात इसलिए नहीं रोक सकते कि बहुत जरूरी चीजों का हम लोग आयात करते हैं। पहली बात, जिसको टाला नहीं जा सकता, कच्चे तेल का, जिससे कि ऊर्जा हम बनाते हैं, गैस बनाते हैं, जिससे कि हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, इस तरीके की चीज बनाते हैं, यानी उसका आयात हम रोक नहीं सकते। कोयला आयात करते हैं, कभी कभी अगर देश में ढंग का उत्पादन हुआ तो रोक लेते हैं, नहीं तो उसको भी आयात करना पड़ता है, नहीं तो बिजली कैसे बनाएंगे। ठीक, देश में लोग सोना के बिना रह नहीं सकते, गोल्ड पहनने के बिना, शादियों में बिना गोल्ड के शादी ही नहीं होगी, पता चला, इसलिए हम लोग गोल्ड आयात करते हैं। ठीक,
तो कहने का मतलब है कि और भी जरूरी चीजें आयात करते हैं, इसलिए आयात तो हमें करना ही पड़ता है। यह समस्या है, तो क्या किया जाए? अब बात आती है कि अगर रुपया ज्यादा मजबूत होगा तो समस्या, और रुपया ज्यादा टूटेगा तो समस्या। तो कैसे कंट्रोल हो? तो बाजार के हवाले हैं। तो हमारी आरबीआई क्या करती है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इंटरफेयर करके मैनेज करने की कोशिश करती है, इनडायरेक्ट इंटरफेयर करके मैनेज करने की कोशिश करती है, डायरेक्ट नहीं। क्योंकि हमने तो कहा कि बाजार के हवाले कर दिया है, मार्केट फोर्सेस से तय होगा, तो हम कैसे कह सकते कि नहीं इतने का बेचो उतने का बेचो? हमारी आरबीआई ये नहीं डिक्टेशन दे सकती है। हमारी आरबीआई क्या करती है? सिचुएशन पैदा करती है कि अगर रुपया चढ़ रहा है तो रुक जाए, रुपया बहुत टूट रहा है तो रुक जाए। सिचुएशन पैदा करती है। कैसे सर, थोड़ा उसको समझाइए। चलिए बताते हैं। तो मैं तीसरा पॉइंट दिखा रहा हूं, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। रुपया के ज्यादा रुपया के ज्यादा मजबूत होने रुपया के ज्यादा मजबूत होने या ज्यादा टूटने की स्थिति में आरबीआई विनिमय दर को संतुलित रखने के लिए विनिमय दर को संतुलित रखने के लिए विनिमय दर को संतुलित रखने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट, पहले बातें लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट हस्तक्षेप करती है। कैसे करती है सर? इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप करती है। ये कैसे होता है सर? तो देखिए, जैसे $1 बराबर 40 था, अगर ये मजबूत हो रहा है, 36 हो रहा है, 30 हो रहा है, यानी रुपए की मांग ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी ऐसी स्थिति में? आरबीआई डॉलर खरीदेगी, डॉलर खरीदकर रुपया जारी करेगी। इससे रुपए पर दबाव कम हो जाएगा, इससे रुपए की मांग कम हो जाएगी। रुपए का चढ़ना रुक जाएगा, रुपए का चढ़ना रुक जाएगा। कैसे सर? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आज कोई त्योहार है, तो सभी लोग अपना अपना थैला लेकर बाजार गए हैं सब्जी खरीदने।
जैसे जैसे बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है, सब्जी की मांग बढ़ती जा रही है, सब्जी का रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक, तब तक जो मार्केट के प्रबंधक लोग हैं उन लोगों ने देखा सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। फिर उन्होंने कहीं फोन लगाई, अब बोली ऐसा है कि 2 ट्रक सब्जियां भेज दो, इस मार्केट में बहुत कमी हो रही है, अब बहुत रेट बढ़ता जा रहा, व्यवस्था हो रही है। फिर 2 ट्रक सब्जी कहीं से आ गया उस बाजार में। अब जब सब्जी की सप्लाई बढ़ गई तो अब सब्जी का रेट बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि अब विक्रेता को लग रहा है कि ऐसा है कि ज्यादा महंगा बेचूंगा तो हमारा बिकेगा भी नहीं, हो साला सब रह जाएगा, सड़ जाएगा जो है। अब पता चला कि जो है कि वो लोग अपना रेट डाउन रखते हैं। तो वही बात है, अब रुपए की सप्लाई आरबीआई ने बढ़ा दी, इसलिए रुपए का बाजार में मांग कम हो गया, तो ऐसा होगा कि रुपए का मूल्य चढ़ना रुक जाएगा। उसने नहीं कहा कि तुम इतने का बेचो, तुम उतने का बेचो, बस उसने क्या किया, डॉलर खुद खरीदी, भंडार में रखा, बदले में रुपया छापी और छोड़ दी। हाँ, ये बात ठीक है कि इससे भारत के देश में रुपए का विस्तार होगा, महंगाई बढ़ेगी, हो सकता है सब होगा, लेकिन हाँ, रुपए का मजबूत होना, चढ़ना रुक गया। जो निर्यात को प्रभावित कर सकता था वो रुक गया। तो आरबीआई क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से उसने रुपए के मूल्य को चढ़ने से रोक दी। अब एक दूसरा कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन देखिए, जो पीछे हम लोग देख रहे थे, एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से अपना शेयर बेचकर जो रुपया मिला उससे डॉलर खरीदकर अपने देश वापस जाना चाहता है। यानी डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो रुपया टूटेगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तब सर, तब आरबीआई क्या कर लेगी, तब आरबीआई क्या कहती है, ऐसा है रुपया मुझे दो, मैं तुम्हें डॉलर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब एफपीआई ज्यादा डॉलर की मांग कर रहे हों, डॉलर की मांग कर रहे हों और रुपया टूट रहा हो, टूट रहा हो, तो आरबीआई डॉलर खरीद कर, सॉरी, रुपया खरीद कर डॉलर जारी करती है, डॉलर देती है। इस तरह डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए का मूल्य गिरने से रोक देती है, रुपए का मूल्य गिरने से रोक देती है, रुपए का मूल्य गिरने से रोक देती है। ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, किसके द्वारा किया गया, हमारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। तो ये रहे आपके विनिमय दर प्रणाली में, शुरू से देख लीजिए। मुद्रा विनिमय दर 3 तरीके का, एक एक करके हमने पढ़ाया आपको। आगे बढ़ते हैं। पहले स्वर्णमान का सिस्टम था, मुद्रा की विनिमय दर सोने के सापेक्ष तय होती थी। 1 रुपया बराबर 2 ग्राम सोना, 1 डॉलर बराबर 6 ग्राम सोना। इसका मतलब क्या होगा, 3 रुपया बराबर 1 डॉलर। ब्रिटेन वुड समिट आया, ब्रिटेन वुड के द्वारा यह तय हुआ कि अब डॉलर विश्व की करेंसी रहेगी
अब सोने के सापेक्ष तय नहीं होगा। ब्रेटन वुड प्रणाली को हम लोगों ने भी अपनाया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को। इसमें 1% केंद्रीय बैंक ऊपर नीचे तो कर सकती थी, लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुमति लेनी पड़ती थी। भारत ने 1949 में, 66 में, 1991 में 1991 में जब हम लोग सुधार लागू कर रहे थे तो 3 बार हमने इसका विनिमय किया। 3 बार मतलब मुद्रा का अवमूल्यन कर सेटिंग की थी, ठीक है। लेकिन 1992 से हम लोग जब अपना लेते हैं तृतीय विनिमय दर प्रणाली, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, तब से अवमूल्यन का सिस्टम बंद हो गया है। तब से रुपए का मूल्य गिरता चढ़ता जरूर है, लेकिन वह मार्केट फोर्सेस से गिरता चढ़ता है, ठीक। सवाल उठता है कि सर अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन होता है यही कि कोई देश अपनी मुद्रा का किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपना मूल्य कम कर दे, ठीक है, इसको अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा कोई देश क्यों करता कि अपना ही मुद्रा का मूल्य गिरा दे दूसरे देश के सापेक्ष? इसलिए करता है कि ताकि उसका निर्यात बढ़ जाए। निर्यात बढ़ जाए, अगर उसके व्यापार खाते में घाटा ज्यादा हो रहा है तो उसको कम किया जा सके, ठीक है, कम किया जा सके, चालू खाते के घाटे को कम किया जा सके, ताकि यहां पर ज्यादा ऋण लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए ऐसा सब किया जाता है। आपने देखा $1 बराबर 40 था, 10% अवमूल्यन करने का मतलब है कि गिर करके ये कल से हो जाएगा $1 बराबर 44 रुपए, ठीक। निर्यात बढ़ाने में कैसे मददगार हो सकता है? जहां पहले हम $10 कीमत रखा करते थे, अब हम $9.5 ही कीमत रखकर बेच लेंगे, फिर भी हमें नुकसान नहीं होगा, सामने वाले को आधा डॉलर फायदा होगा। हो सकता है कि कोई दूसरा देश $9.25 का बेच रहा था और अब हम 9.5 का बेचने लगे, इसलिए मेरा बिक जाएगा। इसलिए निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा कमाई बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो यही सब चीजें हैं। अधिमूल्यन से हम अपनी मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में वैल्यू बढ़ाते हैं। जल्दी कोई देश करता ऐसा नहीं, लेकिन तब करनी पड़ती है जब कोई बाहरी प्रेशर होता है। आप देखिए कि 2005 में चाइना को अपनी करेंसी का अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अधिमूल्यन करनी पड़ी थी। कारण क्या था? अमेरिका ने कहा कि तुम अपने मुद्रा का मूल्य कम रखे हो और निर्यात ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि जिसका मुद्रा का मूल्य कम होगा उसका निर्यात सस्ता होगा, ज्यादा निर्यात होगा, सामने वाला परेशान होगा। सामने वाले ने दबाव डाला कि मैं तुम्हारे सारे व्यापार आयात को मैं अपने देश में रोक दूंगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि इससे जो है कि प्रभावित होगा। तो उसने कहा चलो थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, सारा रुकने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा करके जो है मैनेज कर लेंगे। यही अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन वही होता है जहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। अब हमारे देश में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हो गया है, यानी बाजार से मांग पूर्ति से अब विनिमय दर तय होता है। कैसे होगा? मान लीजिए विदेशों से बहुत सारा निवेश आता है और निवेशक रुपया मांगेगा, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में उसको निवेश करना है, या मान लीजिए कि एफडीआई के लिए आया है तो जमीन खरीदना है, या जो भी हो। इस समय रुपए की मांग बढ़ने से रुपए का मूल्य चढ़ेगा। जब रुपए का मूल्य चढ़ेगा तो हमारा निर्यात सफर करेगा। लेकिन खैर, और दूसरा, जब ये लोग यहां से जाने लगते हैं, जैसे पिछले साल से आप देख रहे हैं कि लगातार रुपया टूट रहा है, ये वापस जाने लगते हैं बिकवाल करके, बेच करके अपना शेयर, तो रुपया मिलता है और रुपये से ये डॉलर खरीदना चाहते हैं, यानी डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया टूटने लगता है। तो ये स्थिति होती है। स्वाभाविक रूप से रुपए का मूल्य बढ़ना और स्वाभाविक रूप से गिरना, इसको रुपीस प्राइस अप्रिसिएशन, रुपीस प्राइस डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बात है अगला कि ऐसी स्थिति में हमारा निर्यात आयात सफर कर जाएगा। ऐसे में
हमारी आरबीआई इसको मैनेज करती है, अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट इंटरफेयर करती है, ना कि सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग बाजार के हवाले कर चुके हैं अपनी करेंसी के विनिमय दर को। तो प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि दो शब्द आपको, एक होता है नीर होता है और एक होता है रीढ़ होता है। ये नीर क्या है? नॉमिनल नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और रीढ़ क्या होता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम। नॉमिनल एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और ये होता है आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या मतलब सर? ये मान लीजिए कि भारत देश दुनिया के कुछ देशों के साथ व्यापार कर रहा है, तो जो हमारे जिनसे ज्यादा मेरा व्यापार होता है भारत का प्रमुख देश, तो मान लीजिए कि प्रमुख देश हम 36 ले लिए, 40 ले लिए, जो भी हो। अब उन 40 देशों का, ठीक, और हमारे भारतीय रुपए का, उन 40 देशों के विनिमय दर का औसत ले लेते हैं, 39 देशों की मुद्रा का औसत ले लेते हैं और हम अपने रुपये को ले लेते हैं, दोनों के विनिमय दर को देखा जाए। कहने का मतलब कि भारत जिन प्रमुख देशों से भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार देशों के मुद्रा के मूल्य के औसत से औसत मूल्य से भारतीय रुपए का विनिमय दर दर्शाया जाता है, ज्ञात किया जाता है, विनिमय दर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो रीढ़ क्या है सर? रीढ़ में सिर्फ यही होगा कि यही चीज है महंगाई के प्रभाव को
महंगाई के प्रभाव को संतुलित कर, एडजस्ट, समायोजन कहते हैं, को समायोजन कर विनिमय दर निकाली जाती है। विनिमय दर निकाली जाती है। कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। माना कि $1 बराबर 40 रुपए है, ठीक। अब हमने देखा कि अमेरिका में 5% इन्फ्लेशन है, महंगाई 5% है। अब भारत में इन्फ्लेशन की रेट 15% है। इसका मतलब अमेरिका की तुलना में भारत में 10% ज्यादा इन्फ्लेशन है। ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। अब जब आपको पढ़ा चुके कि मुद्रास्फीति अगर हमारे देश में 10% है, इसका मतलब मुद्रा की क्रय क्षमता में 10% की कमी होगी। अगर अर्थव्यवस्था में 10% महंगाई है, ये मार्कर पेन 10% महंगी हो गई, ठीक, महंगी हो गई, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य 10% कम हो गया, मुद्रा की क्रय क्षमता 10% कम हो गई। क्योंकि मुद्रा और वस्तु के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा मतलब मुद्रा का मूल्य घटेगा, और मुद्रा का मूल्य घटने का मतलब हो गया कि विनिमय दर कल से कैसा हो जाएगा सर? तो $1 बराबर अब 44 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्या किया हमने? 10% महंगाई को ध्यान में रखकर कल से विनिमय दर को बदल दी गई, $1 बराबर 44 रुपया, ठीक है। इससे मुद्रा का मूल्य, हमारे मुद्रा का मूल्य गिरा है। यहां हमने अवमूल्यन नहीं किया, महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमारे मुद्रा का मूल्य, विनिमय दर बदल दिया। $1 बराबर कल से हो जाएगा 44 रुपए। अगर इस तरीके से मुद्रा का मूल्य गिरता है तो क्या लाभ हो सकता है सर? हमारा निर्यात बढ़ सकता है, हम निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। यानी यहां पर अगर मुद्रा का मूल्य कम होता है तो हमारा निर्यात बढ़ सकता है, और अगर हमारा मुद्रा का मूल्य मजबूत होता है तो इसका मतलब हमारा निर्यात कम हो, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। महंगाई के साथ समायोजन होता है। विनिमय दर निकाली जाती है, ठीक है। तो ये रहा, ये बिना महंगाई के प्रभाव को घटाए सिंपल विनिमय दर डिमांड सप्लाई से तो तय होता है, वो है। और ये महंगाई को ध्यान में रखकर महंगाई को समायोजित करने के बाद निकलता है, ठीक। तो ये नीड क्या है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। भारत का जो प्रमुख व्यापार साझेदार हैं, उन देशों की मुद्राओं के औसत मूल्य से हमारे मुद्रा का विनिमय दर देखा जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, जो भी है। अगर विनिमय दर घट रहा है तो हम उन देशों में निर्यात बढ़ा पाएंगे, ठीक, हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी। और अगर हमारा मूल्य चढ़ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा निर्यात बाधित होगा, और रीढ़ का मतलब भी वही है। लेकिन यहाँ पर महंगाई के प्रभाव को हम हटा करके महंगाई को समायोजित करके विनिमय दर तय की जाती है। सामने वाले देश में महंगाई क्या है और हमारे देश में महंगाई क्या है। अगर सामने वाले देश की तुलना में हमारी महंगाई ज्यादा है, इसका मतलब हमारे मुद्रा का मूल्य कम होगा, विनिमय दर हमारा
नीचे जाएगा। ठीक है, ये है रीढ़। तो चलिए आज इतना, अब आगे हम आपको बताते हैं इस चैप्टर के प्रश्न। इस चैप्टर के प्रश्न आपको दिखाने चलते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? नोटों के बदले सोना नहीं, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति। मुक्त रूप से, बिना किसी शर्त के, जो आपने परिभाषा लिखी वही है। तो भारतीय रुपए के अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने को। आगे देखिए, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो आपने पढ़ा खूब अच्छे से, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित थी। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित थी। ठीक है। कब गठन हुआ? 1997 में पहली बार, 2006 में दूसरी बार। ठीक है। और 2006 में भी आने के पर उन्होंने क्या कहा कि पूरी तरह से ओपन नहीं, कंडीशनल ओपन होगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वैसे वैसे। आज भी भारत में पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है। ऋण जाल का मतलब डेट ट्रैप कहते हैं। डेट ट्रैप कहते हैं। ठीक है। ये कब होगा? जब बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी देश का 1 लाख रुपया लोन हो, 1 लाख रुपया ऋण हो, और इस पर 10,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब उस देश के पास ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं है, इसके लिए भी ऋण ले रहा है। ठीक है। अब इसके लिए भी ऋण ले रहा है, 10,000 और ऋण ले लिया। अब आगे से उसके ऊपर ऋण कितना? 1,10,000, 11,000 ब्याज बनेगा। 11,000 ब्याज बनेगा। 1,10,000 ऋण हो गया उसको। इसी कंडीशन को कहते हैं ऋण जाल की स्थिति कहते हैं। ब्याज को चुकाने के लिए भी जब नया ऋण लिया जाए तो इसको ऋण जाल कहते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं। फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष जानिएगा 2002 में। आपको बताएं कि 1973 में भारत में फेरा कानून बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक, यह एक कठोर कानून था। यह उस दौर का था जब हम लोग थोड़ा संकुचित तौर पर थे, लेकिन जब 1991 में अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, दुनिया से इंटरेक्शन बढ़ गया, निवेश आने लगा, भारतीय लोग विदेशों में जाने लगे, निवेश करने लगे। ऐसी हालातों में अब इतनी कठोर कानून की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके स्थान पर एक दूसरा कानून लेकर के आए जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज। ये है आपका मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, प्रबंधन। इसकी तुलना में काफी एक सरल और सहज कानून है फेमा। वर्तमान में सारे विदेशी मुद्रा लेन देन को इसी कानून के अंतर्गत डील किया जाता है। जो आप बार बार सुनते हैं ईडी, ठीक है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहते हैं,
प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, वह इसी कानून के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा विदेशों से लेन देन को इसके अंदर मॉनिटर करती है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इससे निर्यात बढ़ता है, आयात रुकता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, आपको चार्ट बनाया था पिछले दिन, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि विजुअल, नॉन विजुअल, इनविजिबल बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। सेवा खाते को ही हम अदृश्य खाता बोलते हैं, इनविजिबल बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। सेवाओं के निर्यात को भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार यानी भौतिक वस्तुओं का, अदृश्य व्यापार यानी कि सेवाओं का, और आपने देखा कि पूंजी खाते में ऋण होता है, अर्थात तीनों होता है उपर्युक्त सभी। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनता को किस वर्ष घोषित किया गया, आपने खूब अच्छे से पढ़ा। व्यापार खाते में आंशिक 1992, 1993 में व्यापार खाता पूरी तरह से, 1994 में सेवा खाते को शामिल करते हुए व्यापार सेवा दोनों हो गया, अतः पहुंच गए चालू खाते पर। तो 1994 से, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी सन 2000 में। ये क्या है, चाइना में सेज बोल करके ही क्षेत्र गठित किया जाता है और वहां पर उत्पादन को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम लोगों ने भी वहां से समझा और अपने देश में इस तरीके की चीज पहली बार सन 2000 के व्यापार नीति में शामिल की। बाद में सेज के लिए एक अलग से कानून बनाया जिसका नाम है सेज एक्ट, सेज एक्ट 2005। तो शुरू में सेज व्यापार नीति का ही हिस्सा था, शुरू में व्यापार नीति का हिस्सा बना था, ठीक, व्यापार नीति का हिस्सा था, लेकिन बाद में सेज एक्ट 2005 बनाया। 10 फरवरी 2006 से इसके नियम लागू हुए, इसके नियम लागू हुआ और अभी देखिए ये सेज एक्ट खत्म होने वाला है, इसके स्थान पर एक दूसरा नया कानून बनने जा रहा है जिसको देश कानून कहते हैं, ठीक है। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख होता है? तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, ठीक है। तो यह हुआ, ना कि केवल पर्टिकुलर एक देश, पूरे दुनिया के साथ। निम्नलिखित में से किस व्यापार को अदृश्य व्यापार भी कहा जाता है? आप देखें, सेवाओं के व्यापार को अदृश्य व्यापार भी कहा जाता है। निम्नलिखित कूटों पर विचार करिए, ठीक है। ये क्या है? गैर उपदान आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, यानी ये तीनों चीजें, चारों चीजें इसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? व्यापार संतुलन पीछे आपको पढ़ाए थे, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, ठीक। एक पढ़ाया था इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और एक पढ़ाया था इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, ठीक। बीओटी इस तरीके से 3 पार्ट में हो सकता है और इसी को हम संतुलित कहते हैं, इसको हम संतुलित कहते हैं। रुपए के मूल्य ह्रास का परिणाम है क्या? विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ना, घरेलू वस्तुओं का सस्ता होना, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा सर? निवल निर्यात भी बढ़ेगा,
यानी कि उत्तर बनेगा डी नंबर। यानी आयात कम, निर्यात ज्यादा हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में 44 देशों ने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रिटेन वुड नामक स्थल पर इसका समझौता किया था। वहीं पर आईबीआरडी और आईएमएफ जैसी दो संस्थाएं गठन होने का निर्णय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका आज का सेशन, प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर करते हैं।